अब हम आ गए हैं ब्लॉक 3 में। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो चुका है। मेनली उसमें क्या हमको पढ़ने को मिला, एक तो सबसे पहले डेफिनेशंस, सबकी डेफिनेशन 1 to 2 वर्ड लाइंस की है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ये यूनिट 8 के जो वो थी पोएम्स, वो आपको अच्छे से करनी है। अब हम देखते हैं यूनिट 3 में, ब्लॉक 3 में क्या है। अब ये देखिए 9.3 पेज नंबर 159, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। हमें बता रखा है ये आर्टिकल्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं, ये प्रीपोजिशंस हैं, ये कंजक्शंस हैं, या ऑक्सिलरीज हैं, और ये सम अदर वर्ड्स हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से प्रोनाउंस हैं, कौन से प्रीपोजिशंस। ठीक है, आपके क्वेश्चंस बनेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज प्रोनाउंस, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विद दीज प्रीपोजिशंस, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विद दीज कंजक्शंस। आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है, आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन से कंजक्शंस हैं, कौन से प्रोनाउंस हैं, और एक बार आपने ये वाला इसका एक पढ़ लेंगे। इसमें बस इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से ये सब यूज होते हैं, थ्रू, ही वुड, दिस, यूज टू। ठीक है, ये आपको रीड करना है, नथिंग एल्स। अब देखिए यहाँ पे ना आपको लेक्सिकल मीनिंग एंड स्ट्रक्चरल मीनिंग दे रखा है। इन दोनों की आपको डेफिनेशन याद करनी है, ये आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और आप इसमें देख लेंगे कि किस तरह से हम नाउन्स को यूज कर सकते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको रीड करना है ऊपर। फिर यहाँ पे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड यूज, एक बार आप इसको बस सिंपली रीड कर लेंगे। ठीक है, आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, ओके। यहाँ पे है पैसेज फॉर रीडिंग, तो इसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ये पैसेज रीड करके आप क्वेश्चंस दीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 10.3 ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स। अब इसमें आ गया क्या ये चीज़ें होती है, हमें ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सिलरीज क्या होती है और वर्ब्स क्या होते हैं। 10.5 यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ये दे रखे हैं, कैन एंड कुड, मे एंड माइट। इनके आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, समझाया हुआ है कि हमको कहाँ पे ये यूज़ करना है। मे एंड माइट, आई विल, यू शैल, द एनिमी शैल, वुड, वुडेंट। तो ये सब आपको रीड करना है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ऑक्सिलरीज एज ऑपरेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ना एक सेंटेंस दिया जाएगा, दिस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, दिस डज नॉट नीड टू बी रिकॉर्डेड। ओके, तो आपको ना ऐसा करना है कि इसको ना आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपकी चेक योर प्रोग्रेस है, आप इसको कर लेंगे। ओके, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसमें ज़्यादा कुछ मेन नहीं है, आपको एक दो रूल्स है, उसके भी यहाँ पे आप क्वेश्चन को आराम से चेंज कर लेंगे। अब है व्हाट इज कोहेंशन। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन यूज कर लेंगे। उसके बाद ना हमारे यहाँ पे जो ये पर्सनल रेफरेंस, ये मेन है। इसमें हमें बता हुआ है कि हम सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर हम किसी इंसान को खुद बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे आई, मी, माइन। लेकिन अगर हम सबको बोल रहे हैं तो बोलेंगे वी, अर्स। अब हम सेकंड पर्सन जो हमें तुमको मतलब हमारे लिए बोल रहा है वो सेम ही रहता है, यू, योर्स, योर्स। अब थर्ड पर्सन हो सकता है अगर आप किसी के लिए बोल रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए बोल रही हूँ ही इज स्टडिंग, तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। या फिर आप लोग पढ़ रहे हो तो दे आर स्टडिंग। ठीक है, ये ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, मतलब ये वाली टेबल आप याद कर लें। ओके, अब है हमारे पास ब्लॉक 4, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ रियोटोरिक। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है कि ना एक जो पैराग्राफ होता है जिसमें हमें ना अलग अलग चीज़ों से हमें मीनिंग समझाया जाता है। एक तो हम सिंपल फैक्ट्स बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, एक हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के एक तरह से बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके बहुत एक ड्रामा टाइप में बोलते हैं, उसको कहते हैं रिहोटोरिक। ठीक है, और इसमें आपको ऐसे ही पूछा गया है कि इसमें कौन सा ये वाला है। ठीक है, आप इसमें बस ऐसे रीड कर लेंगे इसको, और इसकी डेफिनेशन मतलब इसको पता होना चाहिए कि आपको क्या होता है। ठीक है, देन वी हैव एन अपील्स टू इमोशन, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आगे देखते हैं। अब इसमें ना सिंपली स्ट्रक्चर पूछा हुआ है कि किस एक पीस ऑफ राइटिंग को हम किस तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको ये पढ़ना है और समझना है कि कैसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपको इसमें पॉइंट्स आने के चांसेस कम है, अगर आ सकता है तो ऐसे आ सकता है कि एक पैसेज लिखिए इसके ऊपर और वो करिए। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस तरह से आप एक पैसेज को
पूरा स्ट्रक्चराइज करेंगे एक फॉर्मल, एक अच्छे ऑर्डरली वे में, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देन वी हैव द स्टाइल, किस तरह से आप उस पैसेज को स्टाइल करोगे, उसकी क्लैरिटी, प्योरिटी, उसका प्लॉट, किस तरह से आपको सब कुछ स्टाइल करना है वो इसमें है, ठीक है। तो ये दोनों आपको सिर्फ इसलिए मेन है, अगर आपको कुछ पैसेज लिखने के लिए आता है तो आपको यही वाला फॉलो करना है। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज फॉर कम्युनिकेशन है, इसको बस आप रीड कर लेंगे। आंसर्स टू चेक योर प्रोग्रेस, ये आप देख लेंगे। चेक योर प्रोग्रेस मैं आपको रिपीटेटिव मोड में कह रही हूँ, प्लीज़ ना छोड़ें, क्योंकि इवन अगर आप चेक योर प्रोग्रेस भी सिर्फ और सिर्फ वही कर लेते हैं तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में। उसमें जो भी टाइप्स बनेंगे वो हमारे यहीं से बनेंगे, बुक के बाहर से इग्नू कभी कुछ भी नहीं देता, ठीक है। तो जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, पूरी बुक में से, चेक योर प्रोग्रेस में से, तो वो ज़रूर कर लें आप, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या हुआ है कि किस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पेज नंबर 249। ये आप एक बार बस पढ़ लेंगे इनके सारे पॉइंट्स। देन यहाँ पे इनविटेशन है, आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ना ज़रूर है, स्किप नहीं करना है। अब यूनिट 16 में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप एक क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको बस रीड करना है। इसमें बस आपको सिंपली बताया हुआ है व्हाई शुड द एजेड स्ट्रेचेज इट विंग्स, किस तरह से हम ना एक क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं, इसमें वो बताया हुआ है। इसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम है, तो आप इसको बस रीड करके आगे बढ़िए। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। अब एक टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ पोलाइटनेस, किस तरह से आप पोलाइटली किसी से कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। किस तरह से आप एक अपना हेयर ऑप्शन, मतलब किस तरह से आप अपना एक ओपिनियन टाइप दे सकते हैं पोलाइटली। तो ये बस आपको इसको रीड करना है। इसमें कन्वर्सेशंस दे रखी हैं, किस तरह से आप एक ये तो यार हमको पता ही है कि रूड बात करना और पोलाइट बात करने में बहुत डिफरेंस होता है, तो इसमें बताया हुआ है और किस तरह से आप बहुत फॉर्मली पोलाइटली बात कर सकते हैं। अब इसमें ना कुछ हमें मॉरल से रखे हैं कि किस तरह से हम एक क्वेश्चन को पोलाइट बना सकते हैं। कुड, माइट, शुड, लाइक इसमें एक एग्जांपल है, कुड यू होल्ड द बैग फॉर मी। अब मैं बोलूँगी प्लीज़ होल्ड द बैग फॉर मी, तो ये एक टाइप से ऑर्डर हो जाएगा और ये किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। तो हम उनसे बहुत पोलाइटली पूछेंगे, कुड यू होल्ड द बैग फॉर मी, क्या आप पकड़ सकते हैं मेरा बैग, ठीक है। तो ये बहुत पोलाइट हो जाता है। बस हमको इसमें यही देखना है कि किस तरह से हम एक पोलाइटनेस की वे में बात कर सकते हैं, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसको बस अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो गाइज ये थी हमारी BEGLA 137। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आप इसमें सबसे ज़्यादा जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सबसे पहले आप डेफिनेशंस तो मतलब आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेशंस। फिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको बोलेगा मेक सेंटेंस, ठीक है, कि इस वर्ड लीजिए और इस पर सेंटेंस बनाइए, या तो आप ये वर्ड लीजिए और इसका मीनिंग बताइए, ऐसे आपको पूछ सकता है। तो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना वो कर लीजिए। अगर आप टॉपिक्स भी आपको लग रहा है कि यार नहीं टाइम कम है, तो ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ आप करिए चेक योर प्रोग्रेस। चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आप अच्छे से अपना एग्जाम कर पाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।